8। ये ऑर्स है और एक ऑर्स का कितना लेते हैं 200। मल्टीप्लाई करके लेबर की कॉस्ट बता दें 1 डबल 2 313 600। ये किसकी आ गई लेबर की। FOH अलग से बताए हैं कितने हैं FOH 9 ये ऐड कर देंगे आपके पास क्या होगी टोटल करें इसको 519 अब ये है आपके पास कॉस्ट ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट। ये कॉस्ट ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट्स मतलब कि जो यहां पर इन यूनिट्स के ऊपर लगी होगी जिसको आपने एलोकेट करना होगा इन 3 में। तो मेन तो ये है कि हमने निकालनी भी यही थी जिसके लिए पूरा प्रोसेस करना था वो हमने किया कि हमने पहले कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड निकालनी थी। हमने कहा कि भाई वो उसने टेबल के अंदर डाटा बता दिया कि इतने केजीज मटेरियल लगा, एक इतने का, इतने आवर्स लेबर लगी, एक आवर्स इतने का, इतने FOH लगे, तो मतलब सबको जमा करके हमारे पास आ गई इनपुट की कॉस्ट। अब ये जब इनपुट की कॉस्ट आ गई तो अब ये इनके ऊपर हमने क्या करवानी है एलोकेट। याद करेंगे जब हमने जॉइंट प्रोडक्ट्स पढ़ा था तो सबसे पहले 2 स्टेप्स पढ़े थे कि नंबर 1 पे हमें क्या चाहिए कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स, नंबर 2 पे एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स ऑन दी या ऑन सुटेबल या रीजनेबल बेस या रेशोज। फिर रेशोज 2 थी, एक रेशो थी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और एक थी नेट रियलाइजेबल वैल्यू और उसने हमें किससे मांगा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू से। अब हम उसे नेट रियलाइजेबल वैल्यू से ही क्या करेंगे इसके ऊपर अपोर्शन करेंगे। तो जब अपोर्शन करेंगे तो उसके लिए कहाँ करें आर को छोड़ देंगे ना, अभी आर को प्रोसेस 2 करके लाएंगे। आर की वैल्यू तो वैसे भी अभी तक छोड़नी पड़ेगी क्योंकि अगले प्रोसेस 2 के अंदर जाके उसका कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड निकालेंगे तो ही वापस आएंगे ना। कॉस्ट पर यूनिट निकाल के फिर वापस आके उसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन मसला ये कि बनाएगा हमने बनाना क्या वैसे चल इतने जगह पे हो जाएगा वैसे। ये असल क्वेश्चन मेन उसका जो हम कर रहे हैं ये उसी का पार्ट है लेकिन बनानी तो इनकम स्टेटमेंट है लेकिन एलोकेशन करके ही लेके आएंगे। तो अब प्रोडक्ट्स कितनी हैं PQ एंड R। PQ एंड R 3 मेन प्रोडक्ट्स हैं। यूनिट्स इनके कितने कितने प्रोड्यूस होते हैं, यूनिट्स इनके कितने कितने प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमें यहाँ से पता चल गया कि इसके 3, 4, 5, 9, 6 0 होते हैं, इसके 2, 0, 7, 5, 7, 6 होते हैं और R के 1, 3, 0, 9, 3, यही होंगे। ये यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए। अगर तो बेस बनानी होती इनको तो फिर इनको टोटल कर लेते, जबकि हमने तो इनको बेस नहीं बनाना। हमने बेस बनाना है, ये है प्रोडक्ट और ये है यूनिट्स। अब है NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब ये P कितने का बिकता है, एक कितने का एक बिकता है और इतने यूनिट्स बिकेंगे तो NRV कितनी आएगी जी। कॉस्ट टू सेल तो माइनस होगा ना, बिकेगा एक जितने का उसमें से कॉस्ट टू सेल माइनस करेंगे तो फिर ये जो कॉस्ट हमारे पास आई है ये 138 यूनिट के हिसाब से आई है। ये हमने जो कॉस्ट जॉइंट प्रोडक्ट्स निकाली है ये जो हमारे पास कॉस्ट आई है ये आर के 138 यूनिट के हिसाब से आई है। अब बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर बने कितने हैं
वो तो अगर मैं ये लिखता ऐसे सिंपल लिखने के बाद फिर मैं इसके एडजस्टमेंट करके कहता कि ये बाय प्रोडक्ट भी गए, बाय प्रोडक्ट जाने के बाद ये इतने यूनिट्स बने, अभी मैं क्या उन यूनिट्स पे उनकी कॉस्ट डाल रहा था? सर वो उसने लिखा हुआ है कि असल में वहां पर भी मैंने ये जब लिखा था कि इतने यूनिट्स थे उसके बीटा के मल्टीप्लाई बाय 0.95 इज इक्वल टू थीटा, असल में बने कितने एट दी एंड आया तो वही। तो हम इसकी वर्किंग ऑलरेडी करके ला चुके थे ना, तो असल में आर जो आए होंगे वो इतने होंगे, लेकिन इनकी जो कॉस्ट होगी वो चेंज होगी। इनकी कॉस्ट एक साथ तो नहीं निकल सकती ना कि ये कितने के बिकेंगे, भाई इसके ऊपर तो अभी मजीद खर्चा होना है, कैसे पता चलेगा? ये स्पेस मैंने छोड़ दी थी, ये वाली नहीं, ये छोड़ दी कि ये बिकेगा कितने का और इसके ऊपर मजीद खर्चा कितना होगा। मसला तो इसकी एनआरवी में है, मसला तो इसकी एनआरवी में कि ये इतने का बिकेगा, फर्दर इतना खर्चा आएगा, फिर ये इतने का कॉस्ट करेगा। तो ये इनमें तो कोई मसला नहीं है ना, दो में तो दो की वैल्यू लिखवा दें, दो की वैल्यू तो लिखवाए ना भाई, दो का तो मसला नहीं है ना कि ये यूनिट्स इनके हैं, इनका मसला तो नहीं है। चलो इनकी वैल्यू एनआरवी लिखवा दें, कितनी कितनी है। टोटल कॉस्ट तो हमने ऊपर निकाली है, वो तो जब एलोकेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगी, तो उसके अंदर एलोकेशन के नीचे टोटल कॉस्ट आ जाएगी। जब स्टेप याद करें, मैंने पहला कौन सा लिखवाया था? प्रोडक्ट, फिर यूनिट्स, फिर एनआरवी, उसके बाद एलोकेशन, और एलोकेशन के टोटल में टोटल कॉस्ट आती है 356 8800। ये एनआरवी है, यानी कि इतना पैसा इसने कमाया होगा। ये कैसे निकला? ये यूनिट्स बिकेंगे डायरेक्ट, इन्होंने नहीं आगे कहीं पर भी जाना, ये डायरेक्ट बिकेंगे। और एक कितने का बिकेगा? एक बिकेगा 1045 का, और बेचने के लिए खर्चा कितना होगा? 15 रुपीज। माइनस करने के बाद हम कहेंगे ये इतने यूनिट्स बेच के इतने कमाएगा, क्योंकि एनआरवी होगा कि जितने वो कमाएगा उसी हिसाब से खर्चा बर्दाश्त करेगा। अब ये 207576 यूनिट्स बेच के कितने कमाएगा? एक बेचेगा 960 का, और बेचने के लिए 10 रुपए लगाएगा तो कितना आएगा? मतलब कि ये इतना कमाएगा। मसला आ गया इनमें, यहाँ पर टोटल उस वक्त निकलेगा जब यहाँ की वैल्यू पता हो, क्योंकि टोटल पैसा इतना कमाया, फिर ये वाली कॉस्ट जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड है, जो कि हमने निकाली हुई है कितनी? 519,553,600, यानी कि ये खर्चा हमने इतना पैसा कमाने के लिए तो किया। ये वाली इनपुट की कॉस्ट जो यहाँ पर है, ये कॉस्ट किसकी है? इनपुट की। ये जब इतना पैसा लगाया तो कुछ पैसा कमाने के लिए लगाया होगा। अब ये पैसा हमने लगाया है इतना पैसा कमाने के लिए, जबकि दो तो सीधे सीधे बिक जाने थे, तीसरे ने मजीद खर्चा लेके फिर बिकना है, तो जब तक इसकी इमेज क्लियर नहीं होगी ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। जब ये वाली वैल्यू नहीं आएगी जिसने बेस बनना है, फिर इनसे मल्टीप्लाई होना है, तो ये वाले सॉल्व भी नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें मसला सिर्फ एक वैल्यू में बनेगा, बाकियों में नहीं बनेगा। अब यहाँ पर अगर मैं यूनिट लिख दूँ ये वाले, तो फिर मैं उसके लिए मल्टीप्लाई करके वो सब कुछ वहाँ से लेके आऊँगा। तो यहाँ से यही लेके चलते हैं कि इसके यूनिट बने 138,384। ये इतने यूनिट्स इसके हमें मिले, लेकिन क्या इतने बिकेंगे? नहीं बिकेंगे, इतने नहीं। अब इसके लिए 138,384 जो हैं, इनमें से बाय प्रोडक्ट वाले लेस होंगे, कितने? नहीं होंगे। वहां किए थे नहीं, उनके जितने के वो बिकेंगे वो माइनस, उनकी रिकवरी वैल्यू इसकी कॉस्ट में से माइनस होगी। मैंने क्या, जब बाय प्रोडक्ट आई थी, ये नहीं पढ़ा हुआ इसीलिए अभी पता नहीं चल रहा,
बाय प्रोडक्ट जब किसी प्रोसेस के अंदर आए तो मैंने 3 ट्रीटमेंट बताए थे। नंबर 1 पे ट्रीटमेंट ये था कि या तो उसे अलग से सेल्स रिकॉर्ड कर लें, सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज रिकॉर्डेड एज सेल, आप उसे रिकॉर्ड सेल कर लें। अगर सेल्स रिकॉर्ड नहीं करना, नंबर 2 पे बाय प्रोडक्ट की वैल्यू के साथ क्या करेंगे कि सेल्स वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट रिकॉर्ड एज अदर इनकम, उसे अदर इनकम रिकॉर्ड कर लें। नंबर 3 पे अफजल तरीन मेथड क्या था कि बाय प्रोडक्ट के जितने यूनिट्स होंगे जो उनको बेच के पैसा आएगा वो उसकी कॉस्ट में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। यहां पर जब हमने ये बात की कि ये यूनिट्स हैं, इनको बेचेंगे, इनके ऊपर कोई कॉस्ट आएगी, उसमें से उसकी रिकवरी वैल्यू यानी कि जो बाय प्रोडक्ट इसी को बनाते हुए तो मिला, जब इसको बनाते हुए मिला होगा तो उसकी जितनी रिकवरी वैल्यू होगी वो उसकी कॉस्ट में से क्या हो जाएगी, लेस होगी। तो फिर यहाँ पर की वैल्यू निकलेगी। तो बिकता कितने का जी, बिकता कितने का है, 175 पर केजी बाय प्रोडक्ट बिकता है। बाय ये कितने का बिकता है, मेन आर 1021 ये बिकता है और बेचने के लिए इसके लिए भी कोई खर्चा करना पड़ता है। कितना, 5 कि 15 12। और इसके बाद इसमें से कोई रिकवरी वैल्यू भी माइनस होगी, कितनी, 175 कहां से आ गई, इसमें कोई रिकवरी वैल्यू भी माइनस होगी। और उसके लिए आप पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर यूनिट्स जो ये निकला हुआ है यानी कि इसको आप इस प्रोसेस को आगे लेके चलेंगे। जब इस प्रोसेस को आगे लेके चलेंगे तो पहले उसकी कॉस्ट तो पता कर लो कितनी है। इसका कोई ओपनिंग है नहीं, क्लोजिंग है नहीं, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग। तो जब ना ओपनिंग ना क्लोजिंग तो क्या इसका इनकम और वो इवैल्यूएशन या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो इसको भी ऐसे ही जैसे हमने सिंपल बनाया है इसके लिए भी हम ऐसे ही बनाएंगे कि कॉस्ट ऑफ आर ट्रांसफर इन कितनी है, कॉस्ट ऑफ आर ट्रांसफर इन, जो आर में कॉस्ट आई है वो कितनी है, कहीं पर बताइए, नहीं बताइए। उसके लिए रिवर्स वर्किंग करना पड़ेगी, उसके लिए रिवर्स वर्किंग करना पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो वो तो कुछ ना कुछ बताई हुई है ना, डायरेक्ट लेबर की, मटेरियल तो चले हम रिवर्स वर्किंग करके आ जाएंगे। लेबर बताइए कितनी कितनी लेबर लगी इस पे, FOH बताए हैं, ये भी आ गए। कोई उसके बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स को मल्टीप्लाई बाय 175 करके ये उसमें से लेस भी कर देंगे, ये भी आ जाएगा। मसला किसमें आ गया, कॉस्ट ऑफ आर ट्रांसफर इन, जो आर पे कॉस्ट आई होगी उसको ट्रांसफर इन में लाना होगा। तो भाई वो तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ होती तो पता होता कि कितनी कितनी कॉस्ट इनको बेयर करना पड़ेगी। जब ये चीज़ नहीं अभी निकली, ये चीज़ नहीं निकली तो हमारे पास कॉस्ट आएगी और उसके लिए हमें कहीं ना कहीं कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट तो पता चल जाएगा ना। तो कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट कितना निकला, यही आपका काम। तो कन्वर्जन उसमें तो नहीं बाय प्रोडक्ट करेंगे ना, वो तो ट्रांसफर इन में तो बाय प्रोडक्ट के जो हमारे पास हैं माइनस करेंगे। अब इसमें जो कन्वर्जन होने के बाद यूनिट्स आए होंगे, बने कितने, आए कितने होंगे, 130934। ये मल्टीप्लाई किससे होगा, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, कितने का बिकेगा। अगर डायरेक्ट करें तो एक दफा इसे डायरेक्ट करें, 3 पॉइंट कह रहा हूँ, ये आपके पास बेसिकली आर के यूनिट्स बाय प्रोडक्ट के बाद हैं। हमें भी तो वही चाहिए था कि अगर कोई ये और प्रोडक्ट आर प्लस भी बन जाती तो इसका मतलब है कि बाय प्रोडक्ट निकालने के बाद ही आर प्लस बननी थी और बिकनी भी आर प्लस थी। तो हमें पता तो चल चुका है कि ये बाय प्रोडक्ट अब चले गए हैं, कोई नॉर्मल लॉस नहीं है। तो हकीकत में ये
138,384 रह कितने गए 130,934। तो इनकी कॉस्ट बेयर भी कौन करेंगे यही कॉस्ट यही यूनिट्स बेयर करेंगे, क्योंकि बाकियों का तो बाय प्रोडक्ट था और बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट ऐसे ही होगा जैसे नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पर ये यूनिट्स आ जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कि आप इनको बेच के कितना पैसा कमा सकते हैं। तो वहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट बताई है, कितनी बताइए जी कॉस्ट पर यूनिट कितनी बताइए, हाँ नेट करके बताइए। ये 1021 -12 ये तो इससे पैसा कमाएंगे, ये तो इससे पैसा कमाएंगे, लेकिन इसमें से लेस जो हमने करना होगा वो हमारे पास जाके वहां से हम कन्वर्जन कॉस्ट निकालेंगे, वैल्यू लेके आएंगे कन्वर्जन कॉस्ट की। तो वो वैल्यू हमारे पास निकल सकते हैं, लेबर करें, एफओएच करें और जो यूनिट हाँ लेबर एफओएच और ये जो तीनों काम आपने भी किए थे, लेबर वाला एफओएच वाला और बाय प्रोडक्ट उसमें से माइनस कर दी थी। तो ये बेसिकली फर्दर प्रोसेसिंग है, यानी कि कन्वर्जन कॉस्ट है। तो इसकी कन्वर्जन कॉस्ट कितनी निकली वो इसमें से माइनस कर दें, वो होगी 170 समथिंग। ये तो आप लोगों ने ही निकाली है ना, जो अभी मैंने बोला था। यहाँ पर ये कर लें कि हमारे जो ये यूनिट्स बने होंगे इनकी वर्किंग 130